नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि अभी नेट का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्री पीएचडी एग्जामिनेशंस होने हैं अभी। जैसे रिसेंट में जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 12 तारीख को एग्ज़ाम है, दिसंबर को। उसके बाद में आरयू के भी एग्ज़ाम है। तो इन सब को दृष्टिगत रखते हुए हम यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है वो इनमें भी सेम होता है। उस फर्स्ट पेपर जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से जो पैसेज जो आया करते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि पैसेज पढ़ करके उसके उत्तर देना, उसको डिस्कशन करने की यहाँ जरूरत नहीं समझी मैंने। दूसरा, मोस्टली मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए क्लासेस बनाता हूँ, लेकिन इसमें मैंने इंग्लिश के पेपर, इंग्लिश की भाषा का पेपर उठा के डिस्कशन करने की सोची है, क्योंकि जो एक्चुअली रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, वो इंग्लिश में ज़्यादा बेटर तरीके से आप कंफर्टेबल रहोगे। हिंदी वाले शब्द है ना, वो बड़े अजीबोगरीब होते हैं। हम पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। पेन ले लेते हैं हम। पहला प्रश्न है इसका, द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट्स, कौन सी ऐसा विश्वविद्यालय है जो इंटरेक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओवन चैनल, मतलब किस विश्वविद्यालय का खुद का चैनल है। अब तो कई विश्वविद्यालयों को हो गए, लेकिन जिस समय ये पेपर हुआ था 2009 में, तब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का चैनल था जिससे वो पढ़ाई करवाते थे अपने बच्चों को। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नीड फॉर प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचर, मतलब कक्षा के अंदर पढ़ाने के लिए विद्यार्थी में, टीचर में, ये जो चार नीचे लिखे हुए कंटेंट है ना, इन चारों में से कौन सा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो मतलब जरूरी है। पहला है नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग इंग्लिश। तो भाई टीचिंग में टेक्नोलॉजी यूज करें, ये जानकारी तो होनी चाहिए उसको। और नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो फिर पूरी टेक्नोलॉजी की जरूरत कहाँ है, केवल पढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसकी जरूरत होनी चाहिए उसको। तीसरी बात है नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, ये भी जरूरी है। बच्चों की क्या क्या नीड है ये भी जरूरी होनी चाहिए। और जो कंटेंट वो पढ़ा रहा है उस पर मास्टरी होनी चाहिए। इसलिए इसका 2, 3 और 4 ये ठीक है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, सी, राइट। तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज साइंड एन MOU फॉर एक्रीडिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। किसके बीच में MOU साइन हुआ है ना टीचर एजुकेशन के लिए। तो टीचर एजुकेशन की सबसे पहला तो संस्था यूजीसी ही है, और फिर नेक, नेशनल एक्रीडिएशन जो देती है ना वो। अब एनसीटी वगैरह है वो तो क्या है कि केवल बीएड तक सीमित है, लेकिन यहाँ जो यूजीसी और नेक है ना, इनके बीच में जो हायर एजुकेशन है उसके लिए MOU उस समय हुआ था। इसका आंसर होगा ए। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज टू, एक टीचर की प्राइमरी ड्यूटी क्या है भाई। प्राइमरी ड्यूटी क्या है टीचर की। सबसे पहली बात वो कह रहा है कि रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों का इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड इंप्रूव करें, बिल्कुल ये तो है ही है उसकी। इंप्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, या उनकी फिजिकल PTIG है ना स्कूल में, वो कर देंगे। हेल्प ऑल अराउंड, ऑल अराउंड में वो आपका A भी आ गया और B भी आ गया, और नीचे D इम्बाइब वैल्यू सिस्टम भी आ गया, मतलब ऑल अराउंड। तो सीधा सीधा आंसर सी। माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग होती है कि सूक्ष्म टीचिंग होती है, सूक्ष्म शिक्षण जिसको बोलते हैं हिंदी में अपन। वो अपन जब बीएड करते हैं, या जो अब हम टीचिंग का कोई भी मतलब क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो वहाँ हम किसी टीचर के सामने बैठ करके पढ़ाने का एक 5-5, 10-10 मिनट की क्लासें बना करके पढ़ाते हैं, वो होती है सूक्ष्म शिक्षण। तो ये कब होनी चाहिए, कब इफेक्टिव होती है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस तो मतलब ही नहीं है, और ऑलवेज ये भी नहीं कह सकते हम। इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रभावी कब होगी, जब आप है ना ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ट्रेनिंग में हो ना, उस समय ये प्रभावी होती है। छठा क्वेश्चन है अपना, व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट इन अ टीचर, एक टीचर में स्टूडेंट क्या क्वालिटी मतलब चाहेगा कि वो कैसा होना चाहिए, गुरु में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है यार, क्या चाहेगा वो बताओ, चेक
छठे का उत्तर है टीचर में सबसे पहली बात ये होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, बाकी चीजें बात की बातें हैं। सातवां क्वेश्चन है नल हाइपोथेसिस। देखो ये हाइपोथेसिस, सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होती है मेरे बच्चों परिकल्पना। हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? परिकल्पना को। अपन आंसर के साथ साथ थोड़ा डिस्कशन भी करते चलेंगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। नल है शून्य। नल क्या है? शून्य है। तो परिकल्पनाएं क्या होती है? परिकल्पनाओं में कोई वो तो होता नहीं है, मतलब कोई फैक्ट वगैरह तो होती नहीं है, वो तो केवल उस पे इमेजिनेशंस पे, है ना, डिपेंड करती है। मतलब ये वीक होती है नॉलेज में। परिकल्पना क्या होती है? वीक होती है। और ये दो प्रकार की होती है कि कौन कौन सी? एक तो नल और एक ऑप्टेटिव या ऑल्टरनेटिव। मतलब शून्य परिकल्पना जिसको हमको H0 से बताते हैं, हाइपोथेसिस जीरो। और ये होती है H1 ऑप्टेटिव, जिसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव परिकल्पना। और ये है जीरो या नल हाइपोथेसिस। ठीक है ना? तो हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस होती है ना, उसमें तो बिल्कुल शून्य होती है परिकल्पना। और जो ऑल्टरनेट होती है ना, उसमें हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार हम वैकल्पिक रूप से परिकल्पनाएं बनाते हैं। तो वो पूछ रहा है नल हाइपोथेसिस इज, है ना, ये क्या होगी? व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, है ना। और दूसरी फिर कह रहा है वो कि द सेम एज रिसर्च हाइपोथेसिस की तरह होती है, सब्जेक्टिव नेचर में होती है। नहीं नहीं नहीं, पहला है ये, इसका सही है। मतलब अलग अलग चरों में कोई डिफरेंस नहीं होता, अलग अलग चरों में कोई डिफरेंसेज नहीं होता। आठवां क्वेश्चन है द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट। अरे पास्ट हो गया या हिस्ट्री हो गई ना, देखने की जरूरत नहीं, हिस्टोरिकल रिसर्च है। एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च भी बिल्कुल इजी है। एक्शन क्या होता है? क्लासरूम का होता है, तुरंत कोई मतलब वैसे अप्लाइड रिसर्च की तरह ही होता है ये, लेकिन कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। मतलब इसको क्लासरूम में काम में लिया जाता है, तुरंत कोई प्रॉब्लम उन्हें, उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ठीक है ना? 10वां क्वेश्चन है द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। मतलब हम एक्सपेरिमेंट, प्रायोगिक कोई शोध कर रहे हो ना, उसमें किस चीज की जरूरत नहीं होती? होती है भाई, ऑब्जर्व करने की जरूरत तो होती है, कैसे नहीं होती? कौन कहता? यहाँ से मैंने वो छोड़ दिया था पैसेज वगैरह, तो वो आप देख लेना, है ना। ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है, कंट्रोल करने की भी जरूरत होती है, कंटेंट का एनालिसिस करने की भी जरूरत होती है, बस मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं होती। मैनिपुलेशन का मतलब होता है दक्षता मान लो, जोड़ तोड़ मान लो, इनकी जरूरत नहीं होती। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ। मैनिपुलेशन हमेशा किसका हिस्सा है? क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। जोड़ तोड़ किस में चाहिए? डिस्क्रिप्शन में चाहिए। विच कोरिलेशन को इफिशियंट बेस्ट एग्जाम्पल इन रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, है ना। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में क्या कोरिलेशन है? तो ये 0.6 है भाई। 19वां क्वेश्चन है द कंट्री विच हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग टू लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर। दो बड़े न्यूज़पेपर, है ना, ये उस समय जापान के थे। जीके टाइप का क्वेश्चन है। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, मतलब संवादहीन कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल का है। तो ये इसमें SS होते हैं। सबसे पहले साइन होता है और उसके बाद में सिंबल, कोड्स एंड कलर्स। ये इसका सही उत्तर है। 21वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इनमें से कौन सी चीज कनेक्टेड नहीं है सूचना में? मीडियम इज द मैसेज, बिल्कुल। और द वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक, कोकून भी है। और इंफॉर्मेशन ही पावर है, डी है महाराज की है वो। टेलीपैथी होती है ना, बाबा जी आंतरा से बता दे, दूर से देख के बता दे, टेलीपैथी उसे कहते हैं। तो ये कोई कम्युनिकेशन का स्टेटमेंट नहीं है। कम्युनिकेशन बिकम्स सर्कुलर व्हेन, मतलब कम्युनिकेशन, अब देखो यार समझने की जरूरत है थोड़ा सा, पेट किधर गया। कम्युनिकेशन सर्कुलर हो जाए, बिल्कुल ऐसे। कब होगा सर्कुलर?
जब डिकोडर बिकम्स द एनकोडर। भाई डिकोडर, ये डिकोडर है यहाँ पे, ये कोई व्यक्ति इसने कोई डिकोड की है चीज, फिर वो कहाँ जाएगी, मीडियम, मीडिया के पास, फिर वो मीडिया उसको किसके पास भेजेगा, एनकोड करने के पास। एनकोड मतलब वो उसको बताएगा ये क्या है। अब जब एनकोडर क्या है, क्या बन जाए, डिकोडर बन जाए, ये वापस डिकोड करने लग जाए, तो ये सर्कुलर हो गया ना। इसलिए एक डिकोडर है ना, डिकोडर, सॉरी ये यहाँ पे एनकोडर नहीं डिकोडर था, ये डिकोडर वापस एनकोडर बन जाए, तो ये ए है इसका। द साइट दैट प्लेड ए मेजर रोल ड्यूरिंग द टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई 26/11/2008, ये ओवरकुक था भाई। बहुत सारे लोगों ने पेपर सोल्व करके इसको ट्विटर बताया है, लेकिन ये ध्यान रखिए आप, ओवरकुक था। चॉइस ऑफ आपका क्वेश्चन है अजर्सन और रीजन। देखो ए कोई बात है, फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, एक प्रभावशाली कक्षा कम्युनिकेशन के लिए। एट टाइम्स इट इज डिजायरेबल टू यूज द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब कक्षा के अंदर प्रभावशाली पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर की टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए, मतलब प्रभावी रहेगी वो, है ना, ऐसा मानते हैं हम। फिर आर कहता है यूजिंग द प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी फैसिलिटी एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ द कोर्स कंटेंट, बिल्कुल है ना। जब प्रोजेक्टर यूज में लेंगे ना तो क्या होगा, बहुत सारे कंटेंट को कवरेज करेंगे। तो ए भी सही है और आर उसकी सही व्याख्या करता है। ए इज ट्रू, सॉरी, बोथ ए एंड आर आर, दोनों बातें सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर उसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट है। चलो आगे। January 1, 1995 was a Sunday. What day of the week lies on January 1, 1996? ये एक फार्मूला होता है, सीधा सीधा एक फार्मूला होता है लीप ईयर में होना भाग का। मैं रिसर्च की, इसमें एक वीडियो बनाएंगे अपन, उसमें बताएंगे। तो एक दिन बढ़ जाता है, ये सीधा सीधा है, तो ये मंडे हो जाएगा। संडे है तो मंडे हो जाएगा। When an error of 1% is made in the length and ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल, जब एक समकोण की लंबाई चौड़ाई में 1% की गलती हो जाती है ना, तो 2% की मिस्टेक आती है, ध्यान रखोगे आप। द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज ऑफ 2, 5, 9, 19, 37, अब ये क्या है, ये वो है तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं, रीजनिंग है। इसमें आप जोड़ तोड़ के देखना अपने को, इसमें सीधी सीधी गणित लगाई हुई है भाई। 2 को 2 इंटू 2 प्लस 1 कितने हो गए, 5, ये 5 आ गई। फिर 5 इंटू 2 माइनस 1, तो 10 में से माइनस 1 गया तो कितना, 9 आ गए, ये 9 हो गई आपकी। फिर वापस इसी जगह आ जाओ, ये रिलेशन बनता है इसमें, 9 इंटू 2 प्लस 1 कर दो, ठीक है ना, 19 हो गए। और फिर यहां पे आ जाओ, मतलब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये मेथड चलेगा, तो आप इसको ऐसे करेंगे ना, तो ये 75 आंसर होगा। अब देखिए देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो मतलब दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर, कितने तरीकों से आंसर दिए जा सकते हैं, मतलब 10 की पावर 10, और इसको सोल्व करोगे 1024 उत्तर आएंगे। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सिंपल सिंपल सी रीजनिंग लिखी हुई आती है, आप जैसे इधर लिख के देख लो, डी सी एक्स डब्ल्यू, फिर वो कह रहा है एफ ई वी यू, फिर वो कह रहा है एच जी टी एस, देखो इसमें क्या रिलेशन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बस ये क्विक है। इसमें देखो जे कहाँ पे है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि जे 2 जगह होता ना तो अपने और सोल्व कर लेते, लेकिन ये समय हो तो कर लो, लेकिन ये क्विक रीजनिंग है, मतलब फटाफट फटाफट करने वाली। अब देखो 3 इंडिविजुअल्स एक्स वाई जेड हायर्ड ए कार ऑन ए शेयरिंग बेसिस, एक्स वाई जेड आदमी है, उन्होंने एक कार ले लिया 1040 रुपये में, और एक ने 7 घंटा यूज में की, एक ने 8 घंटा यूज में की, एक ने 11 घंटा यूज में की। और तो आप अनुपात समझते हो, तीनों को जोड़ के 7, 8, 11 को जोड़ लो, और जोड़ करके अब व्हाट आर द चार्जेज पेड बाई वाई, वाई का चार्जेज कितना होगा,
वो ये पूछ रहा है केवल, और सबका नहीं पूछ रहा। हालांकि हम सबका निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये वो वाई का ही पूछ रहा है। तो ये सबको जोड़ेंगे ना अपन, इनको 1040 होते हैं, 1040। तो अनुपात जानते हो ना, मैथमेटिक्स में अनुपात सीधा सीधा है, अनुपात निकाल लो, अनुपात निकालोगे ना तो 320 रुपये पेड करने की है उसने, वाई ने। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व्स, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड होता है। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, लॉजिकल, सीइंग लॉजिकल रिलेशन दिखाई देता है। फिर इंडक्टिव आ गया। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द पर्पज ऑफ, इंडक्टिव रीजनिंग है ना, जो किस पर्पज के ऊपर बेस्ड होती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। कहाँ गया भाई पेन। टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी, मतलब टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी, यदि टू बी क्रिटिकल होना, सोचना क्या अपने आप में, है ना, यही है, मतलब क्रिटिकल होना सोशली रेलेवेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉग स्टेटमेंट, है ना, एनालॉगस स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा एनालॉगस स्टेटमेंट है। मैन इज लाइक गॉड, ये इंडक्टिव, डिडक्टिव तो पढ़े होंगे आपने यार। इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव में तो कोई थ्योरी डेवलप होती है, एक बार अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। इंडक्टिव में क्या होती है, कोई थ्योरी डेवलप होती है नहीं, और डिडक्टिव में क्या होती है, कोई थ्योरी जो होती है ना, उसी के ऊपर है, कोई बनी हुई थ्योरी हो ना, उसके ऊपर टेस्टिंग होती है, ठीक है ना। ओ तो इसलिए यहाँ तो थ्योरी होती है, तो थ्योरी होती है तो स्पेसिफिक बात हो गई, कोई विशिष्ट बात। तो ये तो स्पेसिफिक से चलती है ब्रॉड की ओर, और यहाँ पहले से ऑलरेडी कोई थ्योरी है, तो ये तो ब्रॉड है, टेस्टिंग चलेगी उसके ऊपर, तो उसको वापस स्पेसिफिक यहाँ ले आएंगे। इन सब चीजों से इनके आंसर ऐसे ही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉगस स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा एनालॉगस स्टेटमेंट है। मैन इज लाइक गॉड, इसका आंसर है ए। अब देखो, ये ग्राफ के क्वेश्चन है वो बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो इसको क्या क्या कह रहा है वो, कि फॉलोइंग डायग्राम के ऊपर है, देयर आर 3 इंटरेस्टिंग सर्कल, 3 इंटरेस्टिंग सर्कल इसमें देखिए आप, 3 ना, 1 2 और 3, 1 2 और 3 है। अब देखो ये हिंदू अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, ये कौन सा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले लोग हैं, और ये टी कौन सा है, देखो टी रिप्रेजेंट टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला है। बस ये, अब इसके अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर, कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो कम से कम 2 अखबार पढ़ते हैं। तो कम से कम पढ़ते हैं, तो 8 नंबर 2 पढ़ता है, 12 2 पढ़ता है, और 5 2 पढ़ता है। 2 नंबर तो तीनों पढ़ता है, इसलिए इनको जोड़ लो, 12 8 और 5, अरे 6 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले 6 लोग हैं, हिंदुस्तान ये पढ़ने वाले 3 है, और ये इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले 10 है, 4 है। अब ये 12 देखो दोनों सर्किल में है, मतलब दोनों पढ़ते हैं, ये 8 भी दोनों में और 5 भी दोनों में, इन सबको जोड़ लो तो कितने हो गए, इन सबको जोड़ेंगे तो आप 27। इसका आंसर होगा 12 और 8 20 और 5 25 और 2, हाँ कम से कम पढ़ रहा है तो 2 को भी लेना पड़ेगा अपने को, इसको, है ना। 2 न्यूज़पेपर्स, हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर्स, मतलब कितने लोग ऐसे हैं, वो वहां से कम से कम पूछ रहा था, और यहाँ पूछ रहे कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारे के सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 25 लोग, अब यहाँ 25 होगा। अब देखो ये बहुत आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट रेगुलर पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल, अरे कौन सी चीज है तो ये ईसीजी नहीं आती क्या वैसे है यार। अब देखो इसमें ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है, सही चल रहा है, मतलब रेगुलर ही है इसमें, इसमें भी देखो ये ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नहीं, सही चल रहा है। ये नीचे वाला भी देखो लो, ये जाके ऐसे 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 सही है, लेकिन ये देखो ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चल, अब पता नहीं ये सीधा ही जाएगा आगे से होगा आगे नहीं, इसलिए ये इरेगुलर है। 3 नंबर ये सी। अब इस ग्राफ को देख लो, इसमें जो ये ब्लैक स्पॉट वाला है ना, ये तो हॉस्पिटल एक्स है कोई, और ये जो ब्लैंक है ना, ये हॉस्पिटल वाई है कोई, है ना।
अब इसको आप ठीक तरीके से देख लोगे ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। वो पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट रजिस्टर्ड इन द हॉस्पिटल एक्स एंड हॉस्पिटल वाई वाज द मैक्सिमम, है ना, कि हॉस्पिटल एक्स में कितने पेशेंट रजिस्टर हुए टोटल नंबर ऑफ एक्स में, एंड वाई में वाज द मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने उसमें हॉस्पिटल में वो ये एडमिट हुई है। तो देखो ये पेशेंट है और ये वो दिनांक है, तो मैक्सिमम देख रहा है अपने को, तो दोनों में मिला के मैक्सिमम देखो। 2001 में कितने हुए ये देख लो, 2 में कितने हुए ये देख लो, 3 में कितने हुए ये देख लो, और 4 में कितने हुए ये देख लो। लेकिन ये देखो 5 में 12,000 पेशेंट तो यहाँ हुए, दोनों में मिला के दिखा रहा है, और 4,000 यहाँ हुए, 18,000 हो गए, 16,000 हो गए। इसलिए क्योंकि यहां देखो, वैसे तो यहां ज्यादा है 6,000 इसके, लेकिन इस समय यहां देखो इसके कम है, तो ये दोनों 6 और 4 10 ही होंगी, ठीक है ना, इसलिए ये आएगा इसके 2005 में हुए इसका मतलब, ठीक है ना। ऐसे देख के हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2038वां का उत्तर होगा 2005। वैसे उसको देखने में पता चलेगा व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्पर्सन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट इन टू हॉस्पिटल इन ए ईयर, मतलब कितना गैप रहा आपको पता चल जाएगा, देखोगे तो उसको 8,000 का रहता है। इन विच ईयर देयर वाज मैक्सिमम डिक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल, एक्स में कितना रजिस्ट्रेशन डिक्रीज हुआ उसको देखोगे तो आपको उसमें भी पता चलेगा। इसका 2006 में हुआ था सबसे कम। आंसर की नेट की के अकॉर्डिंग टू, अरे भाई कहाँ पेन चला जाता है यार ये, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ डाटा इज नॉट बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा कलेक्शन, मतलब प्राथमिक डाटा कलेक्शन के स्रोत पर ये नहीं है इनमें से। तो देखो सेंसस ऑफ इंडिया सबसे पहला बोलता है वो, सेंसस ऑफ इंडिया, तो सेंसस ऑफ इंडिया तो प्राइमरी डाटा ही है, ठीक है ना। फिर है नेशनल सैंपल सर्वे, ये भी प्राइमरी डाटा है। नेशनल है फैमिली हेल्थ सर्वे, ये भी प्राइमरी डाटा है। लेकिन जो स्टेटिस्टिकल है ना, स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, ये प्राइमरी डाटा नहीं है, ये प्राइमरी नहीं है बिल्कुल, ये तो बाद में तैयार होता है। विच ऑफ द 4 डाटा सेट हैव मोर डिस्पर्सन, मतलब इनमें से कौन सा डाटा है जिनमें ज्यादा गैप है। देखो 88, 91, 90, 92, 0, 1, 1, 1 क्या है 3, 5, 2, ये देखो सीधा दिख रहा है यहाँ पे 0 से 5 सीधा, देखो इतना कहीं नहीं है। फिर 5 यार 8 से 10 फिर माइनस, डी है यार। आसान क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की सिक्योरिटी के इंफॉर्मेशन में कौन सा नहीं आता। डाटा इंक्रिप्शन, आजकल तो टीवी पे ऐड आता है ना वो व्हाट्सएप का कि ना अब वो इनक्रिप्ट हो गया मैसेज, तो देखेगा नहीं, इसका मतलब ये तो आता है सिक्योरिटी में। फिर वाटर मार्किंग, वाटर मार्किंग भी क्या है सिक्योरिटी में आएगी, क्योंकि वाटर मार्क कर दिया तो फिर वो दिखाई देगा पीछे आपके। डाटा हाइडिंग, डाटा को छुपा करके भी आप सिक्योर कर सकते हो। लेकिन भाई साहब ये रिट्रीवल वाला करना ये सिक्योरिटी में नहीं आता। इसका उत्तर ये होगा, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को बैकअप ले लोगे, किसी दूसरे को दे दोगे, दूसरा मोबाइल ऐप पे उसको बैकअप ले लेगा, तो कहाँ हुआ वो, सिक्योर नहीं हुआ ना। अब चलते हैं अपन अच्छा ये पीछे आ गया अपन। ओके, विच ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग में सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होती है, आपको पता ही है ये, दोबारा याद कर लो। चाहे बिट से शुरू होता है, बिट, फिर उसके बाद में बाइट, फिर उसके बाद में किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में होती है मेगाबाइट, मेगा में एमबी के बाद में जीबी होती है ना, फिर गीगाबाइट, आजकल टीबी होने लग गई ना, कितने टीबी की रैम है साहब, वो टेराबाइट हो गई। टेराबाइट से ऊपर चल देंगे ना अपन तो उसको बोलते हैं पेटाबाइट, याद कर लो इनको। पेटाबाइट से आगे चलेंगे ना तो होती है एक्साबाइट, और उसके बाद में होती है जेटाबाइट, और उसके बाद में होती है योटाबाइट। ये बहुत ही सही थी। अब इनमें देख लो कहां से, तो पूछ रहा है सबसे
लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, तो ये मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, ये तो इनसे सबसे ज्यादा टेराबाइट होती है, कोई दिक्कत ही नहीं। बिट किसके लिए स्टैंड करती है भाई, बिट किसके लिए स्टैंड करती है, बाइनरी ट्री के लिए, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, है ना, बाइनरी ट्री नहीं होगा, लीनियर तो ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ट्री क्या है, ये पेड़ बन गया ना, मतलब ये एक, फिर इधर भी प्लस एक, फिर इधर एक, ये ट्री, तो ये बाइनरी ट्री है ना, वो लीनियर डाटा नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस, अरे रूटर है, हब है, स्विच है यार, सीपीयू थोड़ी, नेटवर्क थोड़ी पकड़ाता है सीपीयू काम। 48 क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या होता है, लैंग्वेज को चेंज करने वाला, है ना, ठीक है ना, तो ये कंप्यूटर में लगा होता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एक्सक्लूडेड, क्योंकि आप देखते हो ना, ये कई बार अपन जो लिखते हैं, जैसे हमने कोई लिंक को वहां से लिया, तो अंग्रेजी जो है ना टफ लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए, उसकी अपनी लैंग्वेज होती, तो ऐसे 0 और %4 ऐसे ऐसे HTT ऐसे 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 लिंक बनता है वो, ठीक है ना, कंपाइलर का काम है, वाई लैंग्वेज को क्या कर देता है, सिंपल लैंग्वेज में कर देता है कंपाइल। द ग्रेट इंडियन बस्ट सोनचिड़ी कहाँ पाई जाती है, हमारे राजस्थान में पाई जाती है, ये तो जीके का क्वेश्चन है। सागरमंथन नेशनल पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ विच माउंटेन पीक, सागरमंथन जो है ना वो नेशनल पार्क है, इकोसिस्टम के लिए बनाया हुआ, कहां पे, माउंट एवरेस्ट पे है यार, माउंट एवरेस्ट बी इसका आंसर है। अब वो कह रहा है मैक्सिमम सूट इज रिलीज्ड फ्रॉम, ठीक है ना, मैक्सिमम सूट, सूट क्या है समझ रहे हो, सूट, सूट काली खैर, काला काला वो निकलता है ना वो, तो पेट्रोल के व्हीकल से भी निकलता है, सीएनजी से भी निकलता है, डीजल से भी निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा निकलता है थर्मल से, मैक्सिमम पूछ रहा हूं। सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, सरफेस ओजोन कैसे बनती है, ट्रांसपेरेंट पोर्ट सेक्टर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड मोस्ट इकोनॉमिकली, इनमें से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का जो इकोनॉमिकली पड़ता है, सस्ता पड़ता है, तुम सब जानते हो, सोलर। द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हैजार्ड इन इंडिया इज, है ना, मतलब भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं, अर्थक्वेक वगैरह तो कम ही आती है इधर, भूकंप वगैरह तो, बाढ़ आती है खूब, फ्लड्स। फिर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, 1500 यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करना, ठीक है ना, क्या है उससे क्या होगा, क्रिएटिंग मोर टीचिंग जॉब्स मिलेंगे साहब, एंश्योर इंक्रीज द स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, बहुत ज्यादा बच्चे आएंगे उसमें हायर एजुकेशन में, मुख्य बात यह है टीचिंग जॉब से कोई मतलब नहीं है, इसलिए है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, है ना, बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रेस्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों में, संसद की कार्रवाई दोनों भाषाओं में चलती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। 57 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक, बच्चे के लिए ज्यादा इंटरेक्टिव और स्टूडेंट सेंट्रिक क्या है भाई, ग्रुप डिस्कशन है यार, बच्चा तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेगा ना, और उसके लिए ज्यादा समूह चर्चा है। द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कंपोज्ड, ये जीके का प्रश्न है, भारत की पार्लियामेंट किन किन लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, कितने अंग होते हैं, राज्यसभा, संसद के कितने अंग होते हैं, लोग ज्यादातर यही बताते हैं लोकसभा, नहीं, राष्ट्रपति भी उसका एक अंग होता है, 3 अंग होते हैं, देखो कहां इसमें, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटेड बोथ फॉर्मल सिस्टम एजुकेशन एंड बाई सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन कितना करती है उस समय का आंकड़ा है, ये अभी तो 25% था उस समय, अभी बढ़ गया ये, ठीक है ना, तो ये हमने हमारे क्वेश्चन किए हैं, और अभी एक और क्वेश्चन रह गया यार। द यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, यूजीसी का जो एकेडमिक स्टाफ है ना, वो केम टू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आया, क्या करने के लिए, टीचर्स की क्वालिटी, बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यही करता है। और यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस टीचर हैव टू अंडरगो बोथ ओरिएंटेशन एंड, हाँ बिल्कुल उनमें जाना ही पड़ता है दोनों को, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है,
ANRQ है और R उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अरे यूजीसी कोई प्रोग्राम बनाएगी उसमें, तो उन कोर्सेज को करने कौन जाएंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर्स, सीधी सी बात है। और इन्हीं लोगों के की इंप्रूवमेंट के लिए यूजीसी काम करती है, अलग अलग कार्य योजनाएं बनाती है। ये मेरे भाई, ये आपका यूजीसी नेट का पेपर मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। कोई गलती हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे चैनल अकेडमी को सब्सक्राइब करें। आने वाले 5-7 दिन में हम 8-10 साल के पेपर सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट पेपर, ताकि आने वाली पूरी PhD एग्जाम में आपके लिए सहूलियत हो सके। जय हिंद, जय भारत।